वीडियो में हम क्लास 12 अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 28 फरवरी 2024 को पेपर देने वाले हैं अर्थशास्त्र का, तो हम उनके लिए लेकर आए एक वायरल मॉडल पेपर। ये वायरल पेपर है अर्थशास्त्र का, जो आपके 28 फरवरी बोर्ड एग्जाम में 100% सारे प्रश्न ऐसे ही आएंगे। सारा सेम जो पेपर होगा, पेपर सेम ऐसे ही आएगा और सारे जो क्वेश्चन है इस पेपर के बोर्ड एग्जाम 2024 28 फरवरी को देखने को मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ये पेपर है आपका 2024 का, सारा पेपर ऐसे ही आएगा जो बोर्ड एग्जाम में जारी होगा, जो आपका 28 तारीख आएगा, और जो क्वेश्चन इसमें 100% ऐसे ही सेम पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूर्णांक आपका 100 नंबर का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पूर्णांक जो है आपका 100 नंबर का होता है। समय दिया हुआ है 3 घंटा 15 मिनट, यानी 3 घंटा आपको पेपर को हल करने के लिए, 15 मिनट जो दिए जाते हैं आपको पेपर को पढ़ने के लिए। सभी प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं करना अनिवार्य है, यानी जो बोर्ड की जारी है ये सभी प्रश्न आपको करना होगा। यहाँ पर दिया कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यानी 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपका पूछे जाते हैं। और बाकी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आप देख सकते हैं वीडियो को रोक कर भी सारी चीजें आप देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने शब्दों में आपको आंसर लिखना है, कितने वर्ड में इसका आंसर आपको देना है, कितना नंबर आपको दिया जाएगा, ये आपकी इस जानकारी वाले में दिया हुआ है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर। स्टूडेंट इस पेपर के सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आया हुआ है, जो कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यानी जो आपका प्रश्न होगा इनमें से जो सही आपका उत्तर होगा अपने उत्तर यानी कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि मांग की लोच को प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका 28 फरवरी को पेपर होने वाला है, बहुत ही कम टाइम बचा है, तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेपर को हल करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि टारगेट जो हमारा है 95 का है, 95 का टारगेट है, और 100 में से आप क्या 95 लाना चाहते हैं तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया कि मांग की लोच को प्रस्तुत करने का जो श्रेय है ये किसे जाता है, तो इनमें से आपका सी हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल को जाएगा, जो कि 1890 में मांग की लोच को प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा। तो पहले का आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में देखिए दूसरा नंबर, किसी फर्म के औसत लागत वक्र की आकृति होती है अंग्रेजी भाषा की अक्षर से, यानी जो अंग्रेजी भाषा है इसके अक्षर से। बताइए इनमें से आपका यू हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि आपने बुक या क्वेश्चन बैंक में इसके बारे में पढ़ा होगा और हमने काफी बार इसका आंसर दिया हुआ है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको हमने काफी बार बताया है। समझ में आ गया स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा देखिए, एक बाजार उसे समय संतुलन की अवस्था में, एक बाजार जो है उसे संतुलन समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वस्तु की मांग क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। 1 नंबर का प्रश्न है। और प्यारे विद्यार्थी हमारे काफी सोचते हैं कि सारे क्वेश्चन को क्या इग्नोर कर दें, यानी छोड़ दें, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है आपको भी पता होगा, आपने हाई स्कूल का पेपर दिया होगा, तो सबसे पहले जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एग्जामिनर आपका देख लेता है कि आगे आपने कॉपी किस तरह से लिखी है। चाहे आपने आगे जो कॉपी बहुत ही अच्छे से लिखी होगी, लेकिन जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो आपकी शुरुआत में पड़ जाएगा, तो वहां पर गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। तो जो दूसरा क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, इनमें से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी वस्तु की आपूर्ति के बराबर होता है जब एक बाजार उसे समय संतुलन की अवस्था में होता है। समझ में आ गया। इस पेपर को पूरा मैं हल करके बताऊंगा, ऐसे ही आपका पेपर आएगा, सारा सेम सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर, क्या विश्व व्यापार मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। जो विश्व व्यापार मंदी है ये किस वर्ष प्रारंभ हुई थी आपको बताना है। 1 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प है, इसे ही आपका सारा पेपर आएगा। याद रखिएगा जो पेपर का सारा क्वेश्चन होगा सेम इसी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो विश्व व्यापार मंदी है वो कब प्रारंभ हुई थी। ये आपका प्रारंभ हुआ था 1929 में, लेकिन जो इसकी स्थापना हुई थी अभी आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी प्यारे विद्यार्थी, 1995 में। और इसके जो देश यानी कितने सदस्य देश जुड़े थे वो आपका 164 हो जाएगा, यानी 164 सदस्य देश विश्व व्यापार की स्थापना में जुड़े थे। समझ में आ गया। ये चौथा नंबर प्रश्न था। अगला देखिए अर्थशास्त्र का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं अभी तैयारी करा रहा हूं अपने चैनल पर। आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी तैयारी होगी हम हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे, इंग्लिश को छोड़कर आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी आपको कथन बताना कि कौन सा सही है। वीडियो को रोक कर भी इस कथन के बारे में आप पढ़ लीजिए आराम से। तो यहाँ पर देखिए जो 5वें का सही विकल्प बता रहा है, इनमें से आपका ए हो जाएगा, बाजार कीमत पर एनएनपी बराबर बाजार कीमत पर जीएनपी प्लस मूल्यह्रास। ये इसका कथन क्या है, सही नहीं है। यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। देखिए शुरुआत में स्टूडेंट आपने भी देखा होगा हमने क्या गलत बोला होगा शुरुआत में, तो ऐसे ही काफी स्टूडेंट गलत करते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्या गलत करते हैं कि सबसे पहले क्या 15 मिनट जो दिया था पेपर को पढ़ने के लिए, 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ते नहीं है, वहां पर उनको लगता है कि ये सही है, लेकिन ये ऐसा नहीं। देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनमें से जो ए वाला ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो 5वें का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी का सारा सही है। 6 नंबर देखिए, भारत में नवंबर 2016 में 500 रुपए तथा 1000 रुपए के नोटों का क्या विमुद्रीकरण किसने किया था, ये आपको बताना है। 500 रुपए तथा 500 रुपए तथा जो 1000 को नोटों का विमुद्रीकरण किया था किसने किया था ये आपको बताना है। तो शायद 9 नवंबर था, 9 नवंबर को 10:45 पर इसका क्या हुआ था, नोटबंदी हुआ था, जिसको आप विमुद्रीकरण भी कह सकते हैं। किसने किया था, भारतीय सरकार ने किया था। याद रखिएगा बी राइट आंसर है। किसके द्वारा किया गया था, रिजर्व बैंक के द्वारा। याद रखिएगा स्टूडेंट, भारत सरकार ने कराया था किसके द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा। ये आपको याद रखना है। 9 नवंबर, शायद 9 नवंबर 10:45 पर क्या है 1000 जो आपका 1000 और 500 रुपए नोट का क्या है इसका नोटबंदी हुआ था। समझ में आ गया। 7वां देखिए, प्रभावी मांग का संबंध है किससे है, जो प्रभावी मांग है ये संबंध किन चीज से या किनसे है, तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, जे एम किन से हो जाएंगे, प्रभावी मांग का संबंध इनसे ही है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं अर्थशास्त्र की, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है, और बुक से भी आप तैयार कीजिए। देखिए 70% क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, 30% आप बुक से पढ़िए, ताकि जो दोनों का तैयारी मैनेज हो सके, और दोनों का क्या क्वेश्चन किसी भी से भी पूछा जा सकता है। अब ज्यादातर आपका क्या क्वेश्चन बैंक से पूछा जाता है, तो आप बुक से भी तैयार कीजिए, क्वेश्चन बैंक से भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तैयार कीजिए, और रेगुलर में वीडियो अपलोड करता ही रहता हूं चैनल पर, तो इसको भी आप क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। समझ में आ गया। तो देखिए 8वां क्वेश्चन है, भारत सरकार की वार्षिक बजट की अवधि होती है, तो इनमें से आपका सी हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्या हो जाएगा, 8वें का आपका सी हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत सरकार की वार्षिक बजट की क्या है, अवधि होती है। 9 नंबर है, चालू खाते में रिकॉर्ड किया जाता है, क्या रिकॉर्ड किया जाता है प्यारे विद्यार्थी। देखिए मैं आपको दिखा दूं, देखिए 4 आपके विकल्प सामने हैं। देखिए
ए आपका वस्तुओं की आयात निर्यात को, बी गैर कारक तथा कारक आय को, सी चालू हस्तांतरण को, या डी ये सभी। तो इनमें से आपका डी हो जाएगा, चालू खाते में रिकॉर्ड किया जाता है ये सारी चीजें। वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हैं। समझ में आ गया। 10 नंबर देखिए, अदृश्य निर्यात का अर्थ है, जो अदृश्य निर्यात है इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। 1 नंबर का प्रश्न है। टोटल आपके 10 ही बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप ज्यादा से ज्यादा तैयार कर लीजिए। ऐसे एज इट इज में तैयार कराता रहता हूं, लेकिन आप भी अपनी तरफ से तैयार कर लीजिए। तो अदृश्य निर्यात का जो अर्थ है वो आपका आंसर सी हो जाएगा। क्या सेवाओं का निर्यात हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनमें से किसी का भी विकल्प आपको गलत लग रहा हो या ऑप्शन आपको गलत लग रहे हो तो प्लीज क्या आप इंस्टाग्राम पर आकर सिमो स्टडी नॉलेज हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे मिल जाएगा। वहां पर आप जो भी डाउट है पूछ सकते हैं, और इस वीडियो का आप क्या लिंक भी भेजेंगे तो हम आपको क्या इसके बारे में बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको गलत रहा है। जिसमें भी आप डाउट है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमारा आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आ जाता है प्यारे विद्यार्थी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है। ये आपके बोर्ड परीक्षा में 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 8 प्रश्न पूछे जाते हैं टोटल। इसमें क्या 3-3 नंबर का सारे क्वेश्चन होते हैं। कितने नंबर का? 3-3 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न होता है अर्थशास्त्र में। यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर का पहला प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। तो अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, इसका आंसर देना है। देखिए ये पहला आंसर है। ये अथवा लग कर भी प्रश्न पूछा जाएगा, यानी जैसे सबसे फर्स्ट पर आपका ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बाजार को परिभाषित कीजिए, और अथवा लग कर ये वाला प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का जो प्रयोग है ये किस अर्थ में किया जाता है, इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का क्या घुमा फिरा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा सेम एक ही होगा। ये देखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार एक ऐसी संस्था है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को निर्बाध अंतःक्रिया प्रदान करती है, जहां पर जो है आर्थिक अभिकर्ता मुक्त रूप से अपने धन अथवा अपने उत्पादों का परस्पर निर्बाध आदान प्रदान कर सकते हैं। ये बाजार का अर्थ है। जैसा कि देख सकते हैं अर्थशास्त्र के अनुसार आपको बताना है। इसी तरीके से बताइएगा, एक और तरीका होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, जहां आर्थिक अभिकर्ता मुक्त रूप से अपने धन अथवा अपने उत्पादों का परस्पर निर्बाध आदान प्रदान कर सकते हैं, उसी को भी बाजार कहते हैं। तो दोनों तरीकों से हमने बता दिया जिस तरह से आपका होगा, और इसको क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी को क्या है एक नेक्स्ट लेवल लेकर जाएगा। मैं जितने भी मॉडल पेपर तैयार करा रहा हूं उसको आप ज्यादा से ज्यादा हल कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर देखिए, किसी वस्तु की मांग का क्या होता है। क्या पूछा गया है कि किसी वस्तु की मांग का क्या होता है जब उसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत घटती है। तो इसका आंसर देखिए वस्तु की मांग कम हो जाती है जब उसके स्थानापन्न की कीमत घटती है। इस स्थिति में मांग वक्र क्या है, बाईं ओर खिसकता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट की जो मांग का वक्र है बाईं ओर कब खिसकता है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर ऐसे ही देना है। दूसरे प्रश्न का आंसर समझ में आ गया। 3-3 नंबर का प्रश्न है, ज्यादा बड़े में इसका आंसर आपको नहीं देना है। इसका जो शब्द सीमा होता है मैं आपको दिखा दूं ताकि आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाए। ये देखिए अति लघु उत्तरीय में जो प्रश्न होता है, ये देखिए अति लघु 11 से 18 तक आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, ज्यादा से नहीं देना है। इसको आपको आंसर जो है 50 शब्दों में देना है। अभी 50 शब्द से कभी कभी क्या छोट कम भी रह सकता है, यानी कि आप 50 शब्द में ही लिखिए। जितना पूछा गया जितने में इसका आंसर हो उतने में दीजिए। 50 शब्द से थोड़ा 2-4 वर्ड ऊपर हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है। समझ में आ गया। 13 नंबर देखिए, काब डगलस का उत्पादन फलन लिखिए। जो काब डगलस उत्पादन फलन है इसको लिखना है। 3 नंबर का ये भी प्रश्न है। आंसर देखिए, अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रो काब तथा प्रो डगलस ने उत्पादन पर श्रम और पूंजी का प्रभाव ज्ञात करने के एक फलन के रूप में सांख्यिकी परिमाण या परिणाम प्रस्तुत किया है। परिणाम प्रस्तुत किया है, जिसे काब डगलस उत्पादन फलन कहा जाता है। देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अति लघु उत्तरीय के क्वेश्चन भी हम ज्यादा से ज्यादा तैयार करा रहे हैं। आप लोगों ने देखा नहीं है हमारा 31 हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया था, और 31 भी हम वेरी शॉर्ट यानी अति लघु उत्तरीय का भी वीडियो बना दिया है। यही देखा तो जाकर आप देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा तैयार कर लीजिए। और अभी तक एक स्टूडेंट और बात, जो अभी तक हमने जुलाई से लेकर अभी तक जो भी हमने तैयारी कराई है, क्या जुलाई से लेकर अभी तक हमने जो भी तैयारी कराई है, आपको कहां पर मिल जाएगा वीडियो? आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। जो भी सब्जेक्ट का चाहिए आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमने सारी वीडियोज दे दी है कि जो तक अभी तक हमने तैयारी की सभी चीजें आपको वीडियो मिल जाएगी, जो आपके तैयारी को क्या बेहतर बना सकती है। तो सारी को तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन, इकाई कर लगाने से एक फर्म की पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। जो इकाई कर है इसको लगाने से जो एक फर्म की पूर्ति है वक्र ये किस प्रकार प्रभावित करता है, इसके बारे में बताना है। तो आंसर देखिए क्या है, प्रति इकाई कर लगाने से फर्म का पूर्ति वक्र, जो फर्म है इसका पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। अतः किसी भी दी गई बाजार कीमत पर अब फर्म निर्गत की क्रम इकाइयों की पूर्ति करता है, जो कम इकाइयों की क्या है पूर्ति करता है इकाई कर लगाने पर। चौथा प्रश्न था, इसी तरीके से इसका आंसर देना है। देखिए आंसर आपका बड़ा दिया होता है क्वेश्चन बैंक और आपका बुक में, लेकिन जितना पूछा गया उतने में आंसर दीजिए तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको जैसा कि हमने बताया सारे क्वेश्चन को करना है। और एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर खुश नहीं होता, खुश किस चीज पर होता है, जब आप क्या है जितना पूछा गया उतना का आंसर देता है। ये नहीं कि आप लिख दे, जैसे 3 नंबर का प्रश्न है और आपने 150 शब्दों में लिख दिया, वहां पर आपको मिलना 3 ही नंबर है। अब ये नहीं कि आपने जितना पूछा गया 50 शब्दों में पूछा गया उतना आपने लिख दिया, उसके बाद आप लेकर आते 10 वर्ड में या 15 वर्ड में लिख देते, तो वहां पर भी एग्जामिनर क्या संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जितने वर्ड पूछे गए उतने में ही आपको आंसर देना है। तो जितने भी पूछा गया उतने में दीजिए। उसके बाद देखिए 15 नंबर, समर्थन कीमत से क्या अभिप्राय है। जो समर्थन कीमत है इससे अभिप्राय क्या है, तो आंसर देखिए, समर्थन कीमत सरकार द्वारा उत्पादन खरीद के लिए किसानों को प्रदान की जाने वाली सुनिश्चित न्यूनतम कीमत होती है। प्रायः ये संतुलन कीमत के ऊपर होती है। क्या है, प्रायः ये संतुलन कीमत के ऊपर होती है। ये कीमत किसानों को उनकी आय को विनियमित करने के लिए प्रदान की जाती है। किसानों को विनियमित करने के लिए क्या प्रदान की जाती है। तो ये आपका 5वां प्रश्न का आंसर है। देखिए वीडियो को रोककर भी 5वें प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं आसानी से। लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर है, मूल्यह्रास किसे कहते हैं। देखिए मूल्यह्रास किसे कहते हैं, ऐसे ही आपका प्रश्न आएगा सारा, बोर्ड परीक्षा 28 फरवरी को। आंसर देखिए क्या है, पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट, जो पूंजीगत वस्तुओं का नियमित टूट फूट का समायोजन करने के क्रम में सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप को मूल्यह्रास कहते हैं। जो मूल्यह्रास किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थी, कि क्या है, पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट का समायोजन करने के क्रम में सकल क्या निवेश के मूल्य से किए गए लोप को मूल्यह्रास कहते हैं। समझ में आ गया। तो ये 6 नंबर प्रश्न था, इसका आंसर हमने दे दिया है। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है। 3 नंबर का ये भी प्रश्न है। यहाँ पर देखिए उच्च शक्तिशाली मुद्रा कह लीजिए या मौद्रिक आधार कह लीजिए, जैसा कि हमने बताया था स्टूडेंट अथवा लगकर आपका काफी प्रश्न पूछाएगा, लेकिन उसका जो आंसर होगा सेम एक ही होगा, क्वेश्चन तो आपका अलग अलग होगा। तो देखिए केंद्रीय बैंक द्वारा
केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित करेंसी जो जनता अथवा क्या है व्यवसायिक बैंकों के पास हो सकती है, व्यवसायिक जो बैंक है उसके पास हो सकती है, को मौद्रिक आधार कहा जाता है, हो सकती है, या उसको मौद्रिक क्या आधार कहा जाता है। इस उच्च शक्ति द्रव्य, क्या इसे उच्च शक्ति द्रव्य या रिजर्व द्रव्य भी कहते हैं, या आप ये वाला कह सकते हैं उच्च शक्तिशाली मुद्रा। तो यही उच्च शक्तिशाली मुद्रा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये ऐसे ही आपको आंसर देना है। बोर्ड परीक्षा में हम एक वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, खासकर अर्थशास्त्र के ऊपर। बाकी जो सब्जेक्ट है उस पर हमने तो लेकर आ चुका हूं ऑलरेडी वीडियो, लेकिन इस पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में अर्थशास्त्र की कॉपी कैसे लिखें, कितने शब्दों में इसका आंसर देना है, और जो बोर्ड ने जारी किया कॉपी लिखने का अलग अलग तरीका होता है हर एक सब्जेक्ट का, तो इस पर भी हम आपको जरूर वीडियो बनाकर देंगे। बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, उपभोग फलन क्या है। जो आपका उपभोग फलन है ये क्या है, 3 नंबर का ये भी आपका प्रश्न है। आंसर देखिए, उपभोग फलन, उपभोग देखिए ब्रैकेट में सी तथा ब्रैकेट में वाई के बीच संबंध की व्याख्या करता है। सरलतम उपभोग फलन में ये माना जाता है कि आय में परिवर्तन होने के साथ साथ उपभोग, जो आय में परिवर्तन होने के साथ साथ उपभोग में स्थिर दर से परिवर्तन होता है। जो उपभोग है इसमें स्थिर दर में क्या है, परिवर्तन होता है। सी बराबर सी प्लस सी वाई। समझ में आ गया। तो उपभोग फलन किस तरह से होता है इसका आप देख सकते हैं। आंसर इसी तरीके से देना है। तो टोटल जो हमारा 8 प्रश्न था हमने बता दिया है। 8 प्रश्न का आंसर हमने दे दिया, जो आपके इकोनॉमिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और भी मैं जो वीडियोज लेकर आ रहा हूँ सारे को आपको तैयार करना है, आपको तैयारी अच्छे से करना है इकोनॉमिक्स की। फिर और जो हमने टॉपिक वाला वीडियो बनाया स्टूडेंट, मैं हर एक विद्यार्थी को यही बताता हूँ कि आप टॉपिक वाला जो हमारा वीडियोज है उसके सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। अच्छे से मार्क्स लाना चाहते हैं, 95 का आप लोगों का टारगेट है नागरिक इसमें क्या है, अर्थशास्त्र में। नागरिक शास्त्र का भी हमने अलग से वीडियो बना दिया है, अर्थशास्त्र में अलग से टारगेट है। तो आप इसको अचीव करने के लिए टॉपिक वाला जो हमारा वीडियो है वो आप जरूर देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 का, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। अब देखिए हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। क्या चुका है, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि ये भी आपका 6 प्रश्न पूछा था, 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न, यानी एक प्रश्न आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। जो पूर्ण प्रतियोगिता है ये क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं इस पर आपको क्या है, प्रकाश डालना है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा बुक में। 20 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। बिल्कुल डिटेल में इसका आंसर देना होगा। जो शब्द सीमा है भाई 100 से लेकर 125 शब्दों तक, खासकर लघु उत्तरीय प्रश्न का, क्योंकि भैया 6 नंबर का प्रश्न। अब यही जियोग्राफी में होता तो ये आपका कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहलाता है स्टूडेंट, क्या कहलाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इसमें भी आपको क्या है 100 से लेकर 150 शब्दों में आंसर देना होता है, लेकिन जितना पूछा गया उतना में लिखिए। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है, यदि किसी वस्तु की प्रति इकाई कीमत 20 रुपए से घटकर 15 रुपए हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मांग 50 रुपए से बढ़कर 100 रुपए इकाई हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच क्या होगी, इसके बारे में आपको आंसर देना है। यानी स्टूडेंट ये 6 प्रश्न है और इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, नहीं तो मैं इसका आंसर देने बैठता तो काफी लंबा वीडियो हो जाता, लगभग 3 से 4 घंटे का वीडियो हो जाता। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तो ये 6 प्रश्न है, नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो इस पर हमें डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन